जो कैसे हैं आप लोग। आज हम डीपीआई भोपाल के द्वारा आप लोगों के लिए भेजी गई जो क्वेश्चन बैंक है उसके 12वीं क्लास के इतिहास विषय का सॉल्यूशन बताएंगे। ये जो प्रश्न बैंक भोपाल से भेजी गई हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में संभावित हैं कि वो आएंगे, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं उनकी पूर्ण संभावना है कि वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो बच्चे शुरू करते हैं। राजा, किसान और नगर, जो कि अध्याय 2 प्रथम अध्याय आपके कोर्स से हट चुका है। तो हम पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। तो बच्चों इसका पहले प्रश्न पर अपन जो आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 2-2 नंबर की जो प्रश्न हैं उनको हम पहले क्लियर करेंगे। तो 2-2 अंक के जो प्रश्न हैं सबसे पहले हम उन्हें क्लियर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला जो प्रश्न है वो है मगध साम्राज्य के उत्थान के कोई 2 कारण बताइए। उत्थान यानी आप उदय भी कह सकते हैं इसे। तो इसके 2 कारण निम्नलिखित थे, आप याद कर लीजिएगा और आपको अभी भी याद हो सकता है, मैं करा देती हूँ आपको याद। जैसे नंबर 1 तो हम ये बता सकते हैं कि मगध की जो स्थिति थी, यानी मगध जो था उत्तर भारत के जो विशाल तटवर्ती मैदान है उसके जो ऊपरी एवं निचले जो भाग हैं उसके मध्य में अति सुरक्षित स्थान पर था। 5 पहाड़ियों की जो मध्य ये एक दुर्गम स्थान पर स्थित था। इसी कारण यहाँ तक शत्रुओं का पहुँचना प्रायः असंभव होता था। दूसरा कारण ये था कि गंगा नदी के कारण भी मगध में व्यापारिक सुविधाएं बढ़ गई थीं और आर्थिक दृष्टि से भी मगध के महत्व में वृद्धि हो गई थी। मगध की भूमि भी अत्यंत उपजाऊ थी, क्योंकि गंगा नदी के पानी से भूमि सिंचित हो जाती थी। इस प्रकार मगध आर्थिक दृष्टि से वह संपन्न राज्य था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष हुआ था उसमें इसके अलावा हम और भी कारण बता सकते हैं, जैसे हाथियों का जो बाहुल्य था। इसके अलावा लोहे की जो खानें थी वहाँ पर लोहे की बहुतायत में लोहा मिलता था। तो और इससे क्या होता था कि लोहे के कारण अस्त्र शस्त्र बनाने में और काफ़ी चीज़ों में उन्हें सहायता मिलती थी। तो ऐसे ही हम मगध के साम्राज्य के उदय के कारणों में ये लिख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों वो है 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। तो बच्चों 16 महाजनपदों के नाम याद रखने में आपको बड़ी कठिनाई होती होगी, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं 16 महाजनपद, तो इसमें आप सबसे पहले अमक, फिर वीसी और जीपीएस, आप ये शब्द याद कर लीजिए। अमक, वीसी, जीपीएस। अब अमक का क्या अर्थ है? तो अमक का मतलब है आ से 3 महाजनपद थे, अंग, अश्वक, अवंती। फिर आता है माँ से थे मगध, मत्स्य, मल्ल। फिर आता है तो का से थे काशी, कुरु, कौशल, कंबोज। फिर हम अमक की बात करेंगे वीसी, वी फॉर बज्जी और वस, ये 2 महाजनपद वी से थे, वा से यानी कि, और सी से था चेदी वंश, चेदी महाजनपद। इसके बाद जीपीएस, ये अपन को याद करना है। तो इसमें जी यानी गा, तो गा से अपन देखते हैं जी से एक था गांधार, पी से एक था पांचाल और एस से एक महाजनपद इसका नाम था सूरसेन। तो इस तरह से हम इस ट्रिक से हम 16 महाजनपदों को याद कर सकते हैं। तो ये हो गई अमक, वीसी, जीपीएस। तो आप इनको याद करके आप आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। बच्चों ये अगला यानी तीसरा जो प्रश्न है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? तो ये जो प्रश्न है अशोक का धम्म, आप जानते हैं कि अशोक जो है एक मौर्य वंशीय शासक था और अशोक ने कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके पश्चात युद्ध नीति के स्थान पर यानी युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। तो अशोक का जो धम्म था वो क्या था ये हम आपको बता देते हैं। अशोक ने
अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का मन द्रवित हो गया था और उसने युद्ध नीति को त्याग दिया था और धम्म को अपनाने की घोषणा की थी। अशोक का धम्म जो था उसका मूल उद्देश्य क्या था? प्राणी का मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करना था। तो अशोक के धम्म जो है हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। इसके बाद जो प्रश्न है वो है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों में हम लिख सकते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, इंडिका है, बौद्ध साहित्य है, पुराण है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत भी हैं और अशोक के अभिलेख भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, कलिंग के युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के जीवन में महान परिवर्तन आया, वह बौद्ध धर्मावलंबी हो गया। प्रश्न जैसे है कलिंग के युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध में अशोक ने कलिंग के युद्ध में विजयी हुआ था, जो युद्ध लड़ा गया था। और उस युद्ध के पश्चात अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध नीति का त्याग कर दिया था और धम्म नीति को अपना लिया था। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के जीवन में महान परिवर्तन आया और वो बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था। तो हम इसका उत्तर ये लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य के पतन के 2 कारण लिखिए। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, केवल कारण लिखने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बता सकते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी। तो उसमें नंबर 2 बता सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना का अभाव। इसके अलावा भी कई कारण थे, लेकिन हमें केवल 2 कारण बताने हैं, तो ये 2 कारण पर्याप्त हैं। इसके बाद मौर्य अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व लिखिए। तो अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी जो अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं, जो कि पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण की जाती थी। प्राचीन काल में शासक क्या करते थे कि इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे, यानी खुदवाते थे, इन पर उकेरवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें और पालन कर सकें। तो अभिलेखों का जो बहुत महत्व है, यदि हम इतिहास को जानना चाहते हैं तो अभिलेख के द्वारा हमें जो शासक थे उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, जो है प्रश्न नंबर 8, गुप्त काल की जानकारी के कोई 2 स्रोत लिखिए। गुप्त काल की जानकारी के कोई 2 स्रोत बता सकते हैं अपन। पहला जो स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम देख सकते हैं कि जो रामगुप्त, जो गुप्त शासक थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके विषय में देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक लिखा गया था, जो कि विशाख दत्त ने लिखा था, वो भी एक साहित्यिक स्रोत है। इसके अलावा कालिदास के द्वारा रचित ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, बाल विकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये साहित्यिक स्रोत भी गुप्तकाल की जानकारी देते हैं। सूत्रक का मृच्छकटकम और वात्सायन का कामसूत्र। तो ये तो साहित्यिक स्रोत हो गए जो गुप्तकाल की जानकारी देता है। दूसरा जो है विदेशी यात्रियों के विवरण में जो प्रमुख चीनी यात्री भारत आए थे गुप्तकाल में, फाहियान और हुएनसांग, तो ये भी इनकी जो जानकारी थी उनके द्वारा भी हमें गुप्तकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो और इसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार के जो विदेशी भारत में आए थे उनके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है। हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में समझेंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया समझाइए। तो इसको अपन इसका आंसर लिखेंगे कि खरोष्ठी लिपि को पढ़ने के तरीके। नंबर 1, पश्चिमोत्तर के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। नंबर 2, यूरोपीय विद्वानों जो यूनानी भाषा की जानकारी रखते थे उन्होंने अक्षरों का मिलान किया। नंबर 3, यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों ही लिपियों में अपोलो डॉट्स नाम लिखने में एक ही प्रतीक आ का प्रयोग किया गया था। नंबर 4, जेम्स प्रिंसेप ने
खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, अतः लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। इलाहाबाद जिसे कि प्रयाग के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था और जो उसका मंत्री था हरिसेन, उसने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये जो स्तंभ एक अशोक स्तंभ था, जिसे अशोक ने 6वीं शताब्दी पहले बनवाया था। ये जो शिलालेख है, समुद्रगुप्त की स्तुति की गई है, यानी प्रशंसा की गई है। उसमें समुद्रगुप्त की विजय के बारे में और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद बच्चों हम 3 नंबर की जो प्रश्न हैं उनके बारे में अब जानेंगे कि जो 3 अंक के प्रश्न हैं वो कौन कौन से आएंगे चैप्टर 2 में से, यानी राजा, किसान और नगर में से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समक्ष आई किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। तो बच्चों, अभिलेख शास्त्री जो होते हैं वो अभिलेखों को पढ़ते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो समस्या नंबर 1 जो है, पहली जो समस्या उनके सामने आती है वो आती है तकनीकी समस्या, यानी कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अभिलेख होते हैं उनमें अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, और ऐसी स्थिति में जब वो हल्के होते हैं तो उन्हें पढ़ना कठिन होता है, और इस कारण अभिलेखों के को पढ़ने में कठिनाई होती है। अभिलेखों के कुछ भाग नष्ट भी हो जाते हैं, और कुछ भागों के नष्ट हो जाने से अभिलेख के पूर्ण अर्थ को समझने में दिक्कत आती है। दूसरी समस्या है कि जो अभिलेख होते हैं तो वो किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं, और इससे भी हम अभिलेखों के वास्तविक जो अर्थ को समझ में नहीं आ पाते। दूसरी समस्या आती है वो ये है कि कई अभिलेख विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं, और इससे भी हम उनका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तीसरी जो समस्या आती है वो ये रहती है कि अभिलेखों में जो उत्कीर्ण विचार रहते हैं या उत्कीर्ण करने वालों के जो विचार रहते हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाता है। इसी कारण क्या होता है कि कई बार जन सामान्य के विचारों और कार्यकलापों पर प्रकाश नहीं डाल पाते, और इस कारण अभिलेख जो है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। समस्याएं थी जो अभिलेख शास्त्रियों के समक्ष आती हैं। अब 3 नंबर का जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 2 वो है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के अध्ययन से किस प्रकार इतिहासकारों को विभिन्न प्राचीन राज्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिली, वर्णन कीजिए। बच्चों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए थे। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर जो हैं वो उन पर जो प्रतीक बने हैं उन्हें विशेष रूप से मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई है। पता चला है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। ये भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इतिहासकारों को इस मामले में ये मानना है, इतिहासकारों का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। इस काल में नए नगरों, व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका ये भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा।
इसका अर्थ ये हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि ये प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 अंक का, आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में चांडालों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी? बच्चों, ये प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक में गलती से अध्याय 2 में अंकित हो गया है, जबकि यह अध्याय 3 बंधुत्व जाति वर्ग तथा वर्ग से संबंधित है। फिर भी हम इसका आंसर यहाँ क्लियर कर देते हैं जिससे आपको कठिनाई ना हो। तो बच्चों, जो चांडाल होते थे, चांडालों को बहुत अपवित्र माना जाता था। चांडालों को अस्पृश्य घोषित किया गया था। तो चांडालों की स्थिति क्या थी हमें बताना है। तो इसमें मैं बता देती हूँ कि चांडाल जो थे उन्हें किन लोगों को चांडाल बोला जाता था। पहले तो हम इसको स्पष्ट कर दें कि प्राचीन काल में जो लोग शवों की अंत्येष्टि करते थे, यानी शवों को जलाते थे और मृत पशुओं को छूते थे, मृत पशुओं को छूने वाले और शवों को जलाने वाले यानी अंत्येष्टि करने वालों को चांडाल कहा जाता था। जो वर्णी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्णों में विभाजित थी, उसमें भी जो चौथा वर्ण था शूद्र, उनमें शूद्रों में भी अत्यंत निम्न कोटि में चांडालों को रखा गया था। चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी माना जाता था। चांडालों को गांव के बाहर रहना पड़ता था। वे फेंके हुए जो बर्तन होते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे और लोहे के आभूषण यानी कि गहने पहनते थे। रात्रि में उन्हें गांव में निकलने की और चलने फिरने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें उन लोगों की अंत्येष्टि करनी पड़ती थी जिस मृतक का कोई संबंधी या रिश्तेदार नहीं होता था। उन लोगों की उन्हें अंत्येष्टि भी करनी पड़ती थी। जब ये सड़क पर निकलते थे तो इन्हें सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने निकलने की सूचना देनी पड़ती थी। तो चांडालों की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। उन्हें अस्पृश्य माना जाता था और हेय दृष्टि से देखा जाता था।